नमस्कार दोस्तों, हम क्लोजेज एंड फ्रेजेज पढ़ रहे हैं। क्लोजेज एंड फ्रेजेज का एक लेक्चर आ चुका है जिसमें हमने पढ़ा कि जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वहां पे कंटिन्यूअस नहीं है, किसका कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, और वो कैसे एडजेक्टिव बन रहा है इसके बारे में हम एक लेक्चर पढ़ चुके। आज के लेक्चर में हम उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से कैसे ऑब्जेक्ट पे एक्शन करता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और वो कैसे ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता है, वो रहता है वही भी एडजेक्टिव है, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फिर बाद में हम उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना हुआ एडजेक्टिव वो कैसे कार्य करता है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये आज का सेशन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे आप लोगों से सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने एक वीडियो डाला आज जिसमें लिखा हुआ है युवा क्रांति के नाम से। जो इस टाइम पे जो करप्शन चल रहा है उससे रिलेटेड वो सिस्टम है। किसी बच्चे के जिसके 200 में से 200 नंबर आ रहे हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा और 175 वाला सिलेक्शन हो जाता है, तो उस पर थोड़ा आपको ध्यान देना है और उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाना है कि जब तक 25 तारीख तक आपको जो ट्विटर है उस पर अच्छे से ट्वीट करके आपको ये समझो कि ट्विटर के ऊपर स्ट्राइक लाना है और इस ट्वीट से रिलेटेड सारी जानकारी उसके अंदर सारी मिलेगी। जो मेरे एक दोस्त ने ही बना के वो वीडियो मेरे पास भेजा था वो अपलोड मैंने कर दिया है। उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाना है। जितना आप जहाँ फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ आप स्टेटस है उस सारे हर जगह पे उनको क्या करना है, शेयर करना है, क्योंकि ये युवाओं का मामला। अरे आज देखो कि घर वाले लोगों के घर वाले जो बच्चे युवा हैं उनके घर वाले इस आस में बूढ़े होते जा रहे हैं कि एक दिन हमारा बच्चा नौकरी जरूर लगेगा। ये इस आस के भरोसे यहाँ तक हो रहा है कि उनकी एज पूरी होती आ रही है लेकिन उनका बच्चा अभी तक भी नौकरी नहीं लग पा रहा है, कुछ करप्शन के सिस्टम की वजह से। तो इसके ऊपर एक सही तरीके से जांच बैठे और सही तरीके से जांच हो, इसको बढ़ावा देने के लिए आप लोगों का सबका सहयोग जरूरी है, क्योंकि जब ये बात पूरी तरीके से गवर्नमेंट तक पहुंचेगी तो आप लोगों का साथ वहां पे अच्छे से दिखेगा, तो उस पर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होगी। क्योंकि ये सिस्टम थोड़ा चेंज होना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में आप भी युवा हो, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। वो चाहे गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी बात कर लीजिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कर लीजिए, जितना आप फैला सकते हो उतना फैलाइए जिससे सब तक ये बात पहुंचे और इसका कोई ना कोई समाधान जरूरी हो। अरे 200 में से 200 आ रहे हैं, अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो बताओ कितने नंबर आप सिक्योर मानोगे। अब फुल आ रहा है फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो इस सिस्टम के ऊपर जो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए और अच्छे से उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई हो। इसके लिए आप सबका सपोर्ट बहुत जरूरी है और ये समझ लो कि युवा क्रांति है। मैं मानता हूँ युवाओं की पावर बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया तरीके से अगर युवा किसी देश के मजबूत होते हैं तो उस देश को वो कहाँ तक पहुंचा देते हैं उस देश को भी नहीं पता होता। इस देश को बहुत ऊपर तक ले जाते हैं। जैसे आप ये युवा स्वामी विवेकानंद जैसे भी थे जो मात्र 39-40 की एज में पूरे विश्व को बता गए थे कि मैं भी एक भारत जैसे राष्ट्र का बच्चा, जो भारत राष्ट्र में पैदा हुआ बच्चा, ऐसा बच्चा जिसको आज भी पूरा विश्व उनको ये समझ लो एक उनकी जयंती को एक त्योहार के माध्यम से मनाते हैं। तो ऐसा ही उन्हीं युवाओं में से आप हो, ये समझ लो कि उसमें चंद लाइनें उसमें भी ऐड की है। मैं एक बार उनको फिर रिपीट करूंगा, मेरे को अच्छी लगी इस वजह से मैं उनको रिपीट कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा, हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाके मानेंगे, कर देंगे ऐसा काम जिसे सब मील का पत्थर जानेंगे, कर्षकाय ना हो पाएगा ये वतन शास्त्रों वस्तु तक, नव भारत को दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे। तो ये चिर युवा के पीछे बहुत पूरा सेंस छिपा हुआ है, ये समझ लो। तो मैं आपसे आशा करता हूं आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा फैलाएंगे। यहाँ फैलाने का मतलब ये नहीं है कि अपन को यहाँ यूज बढ़ाने का सिस्टम है, वो नहीं। जो अपना मेन मकसद है जो ये है कि ये बात पूरी गवर्नमेंट तक पहुंची और आगे इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई हो। अब ज्यादा विलंब किए बिना हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम क्लोजेज एंड फ्रेजेस पढ़ रहे थे और क्लोजेज एंड फ्रेजेस के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बना हुआ एडजेक्टिव, आज से आज तक आपने अरे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से कंटिन्यूअस पढ़ा, वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। फिर बाद में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी से क्या पढ़ा, आपने जिरंड पढ़ा। वो जिरंड कब पढ़ा होगा, जब सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। और अब हमने जो लास्ट क्लास है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से क्या पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा था। उससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं और फिर बाद में आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। देखिए
आपके सामने एक दो एग्जांपल लिखे हुए हैं। ए वर्किंग लेडी, इसका मतलब कौन सी महिला? एक महिला जो काम करती है, इसका मतलब जो नौकरी करती है। यहाँ वर्किंग का मतलब रहा रही नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, ये कंटिन्यूअस नहीं है। ये देखो यहाँ पे कौन है, नाउन, और ये आर्टिकल है, और नाउन और आर्टिकल के बीच में किसका कार्य कर रहा है? ये एडजेक्टिव का कार्य करता है। अब इसको हम थोड़ा सा क्लोज की तरफ चेंज करने की कोशिश करते हैं और इसका क्लोज बनाते हैं। देखिए क्लोज में क्या होगा, ए लेडी हु वर्क्स। इसमें थोड़ा सा कल मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे वर्किंग नहीं क्या आएगा, वर्क्स आएगा। एक महिला जो नौकरी करती है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो अपना जो कंसेप्ट वही है कि हम जब भी फ्रेज से अगर क्लोज बनाना है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, उसके अंदर एक तो WH वर्ड का यूज करेंगे और एक किसका यूज करेंगे, टेंस का यूज करेंगे। WH वर्ड और टेंस मिलके क्या बना देगा, पहले WH वर्ड और टेंस मिलके अगर इसको क्या बना देगा, फ्रेज से क्या बना देता है, क्लोज में चेंज कर देता है। अब देखो यहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक महिला जो क्या करती है, नौकरी करती है। लेकिन जैसे ही आप सोचोगे कि आप इसका कंटिन्यूअस भी तो हो सकता है, अरे कंटिन्यूअस भी तो हो सकता है। अब इसका कंटिन्यूअस क्या होगा, कंटिन्यूअस के लिए अपन को मैं पहले भी बता चुका हूं, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING अगर कंटिन्यूअस है तो उसका बी फॉर्म के बाद आना बहुत जरूरी है। अरे देखो तो इसका अगर कंटिन्यूअस बनाना हो तो ए लेडी इज वर्किंग क्या हो जाएगा, वर्किंग। आगे कर लीजिए इन द हाउस कर लीजिए, इन द कंपनी कर लीजिए। तो इसका मतलब यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, घर में काम कर रही महिला। तो बताओ यहाँ पे क्या आया है, बी फॉर्म है कि नहीं है, और बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस है, यहाँ ये एडजेक्टिव नहीं है। और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING अगर जिरंड बनता है तो वो कहाँ पे आएगा, एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। मेरे हिसाब से अच्छे से क्लियर होगा। सेम इसी तरीके से इसको करते हैं। अरे मेरे को ये बताइए, ए विनिंग टीम, या टीम नाउन है कि नहीं है, तो विनिंग क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING से एडजेक्टिव बना है, ये उन्हीं में से है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जिरंड बना तो नाउन बना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING अगर कंटिन्यूअस बना तो बी फॉर्म के बाद में आएगा। और जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING अगर एडजेक्टिव बन जाता है तो नाउन के पहले आके एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। अब देखिए इसका क्लोज बनाएंगे तो ए टीम क्या आ जाएगा, ए टीम। अब इसके साथ में क्या चाहिए अपन को, अरे बताओ तो क्या चाहिए, WH वर्ड चाहिए। तो टीम के लिए क्या आ जाएगा, विच आ जाएगा। अब विच, अरे बताओ जीतने वाली टीम, इसका मतलब टीम जीत चुकी कि नहीं चुकी, अरे टीम जीत चुकी। तो चुकी का सेंस देने के लिए किसका करेंगे, हैज। और मैं बता चुका हूं हैज के बाद वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। लेकिन मैंने ये भी बताया कि हैज के बाद नाउन भी आता है, लेकिन यहाँ सेंस किसका देना है, ये एक्शन की क्या है, ये जीतने वाला कौन है बताओ तो सही, एक टीम है। तो यहाँ है जून वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आएगा। और जीत चुकी टीम, कौन सी टीम, जो टीम है वो जीत चुकी टीम के बारे में बताना है। तो चुकी का सेंस देने के लिए किसका, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जब नाउन आता है तो वह रखने का सेंस देता है, इसका मतलब उसी का कार्य, उसी के अंदर वो जीत उसी के पास होती है। जैसे आई हैव ए कार, इसका मतलब मेरे पास क्या है, कार है। यहाँ पे अपनी जीत अपने पास नहीं है, अपने जीत अब यहाँ पे अर्न की है, जीती है, अपने एफर्ट से उसको जीता है। अब देखिए नेक्स्ट देखो, अरे कमिंग डेज, इसका मतलब आने वाले दिन बहुत अच्छे आने वाले हैं। वो कई लोग ऐसा आस पर बैठे रहते हैं कि आने वाले दिन तो कुछ ज्यादा ही अच्छे आने वाले, वही आने वाले दिन है। अरे मेरे को ये बताओ, जब दिन आने वाले हैं तो बताओ अभी आए क्या, नहीं। इसका मतलब फ्यूचर में आने वाला है, तो इसका क्लोज हम किससे बनाएंगे, फ्यूचर से बनाएंगे। अब देखो फ्यूचर से कैसे बनाएंगे, वही सेम सेंस है, दैट इज। अब इसका क्लोज बना रहे हैं हम, जब डेज के साथ क्लोज बना रहे हैं तो दिनों के लिए क्या आएगा, अरे बीच आएगा कि नहीं आएगा, अब बीच आएगा। और इसका सेंस आपको फ्यूचर में देना है, फ्यूचर के अंदर इसका सेंस देना, तो विच विल कम। इसका मतलब आप बताइए, मेरे को ये बताइए, मैं तो बता रहा हूँ कि डेली आपको हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। कैसे, यहाँ पे बताओ ये विल क्या है,
और मॉडल के बाद वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। और ये कम फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है? और फिर भी अगर किसी को डाउट है तो वो आईएनजी अथवा ईडी जो वर्ब का आपको हथियार दिया उसमें से लगा के देखिए, उसमें से एक भी अगर इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या बन जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ पे कम में आईएनजी लगाओगे तो क्या बन जाएगा? कमिंग बन जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ये जो आईएनजी कंटिन्यूअस और एडजेक्टिव के बीच में जो डिफरेंस था उसको मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ भी पाए हो। जैसे मैं एक बार फिर रिवाइज कराता हूं, यहाँ ए विनिंग टीम का मतलब जीत रही टीम नहीं, जीतने वाली टीम। ऐसे ही ए विनिंग टीम का मतलब, ए वर्किंग लेडी का मतलब यहाँ काम कर रही महिला नहीं, नौकरी करने वाली महिला। वैसे ही द कमिंग डेज का मतलब आ रहे दिन नहीं, आने वाले दिन। आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। और हम अब आगे थोड़ा सा ऐसे एडजेक्टिव जो वर्ब की थर्ड फॉर्म से बने हुए हैं और उसमें से क्या कर देते हैं? WH वर्ड और टेंस को हम हटा देते हैं। तो फिर बाद में वो डायरेक्ट आपको ऐसा लगता है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि बहुत सी बात ऐसी है जिसका वर्ब सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है? सेम होता है। तो उससे रिलेटेड भी हम देखो उससे कैसे क्लोज बनाएंगे और कैसे उसका क्या फ्रेज बनाएंगे, उसको कैसे पहचानोगे, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं आपके सामने। देखिए जैसा कि एक एग्जांपल आपके सामने, ए सिलेक्टेड कैंडिडेट कर लीजिए, चाहे मैन कर लीजिए, एक सिलेक्टेड कैंडिडेट और फिर बाद में एन एजुकेटेड पर्सन लिख लीजिए। एन एजुकेटेड पर्सन। अब मेरे को ये बताइए, इसमें दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पे देखिए, अब ये कैंडिडेट यहाँ पे क्या है और ये पर्सन क्या है? यहाँ पे दोनों को अच्छे से देखिए। अरे कैंडिडेट और पर्सन क्या है? नाउन है, दोनों नाउन है। और ये नाउन हो गया और ये भी नाउन है। और नाउन से पहले कौन आ रहा है? एडजेक्टिव। आप तो ये मानिए वर्ब की कौन सी फॉर्म है? अरे वर्ब की थर्ड है कि नहीं है? और उससे पहले न तो कोई सब्जेक्ट है। मान लो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट आ जाता तो हम समझते हैं कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे ही एट फूड, ईट एट ईटन भी तो होता है ना, उसमें एट आता है। और कुछ है ही पास द एग्जाम, इसका मतलब वो एग्जाम को पास हुआ है, वह मतलब एग्जाम में पास था तो पास द एग्जाम। वहां पे पास तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है और वर्ब की वहां पे क्या होती है? वो सेकंड फॉर्म, क्योंकि वो पास्ट कौन सा है? सिंपल है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या है? यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब आपके माइंड में एक बात तो आ रही होगी, क्योंकि आज तक हमने पढ़ा या तो बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वो सब्जेक्ट पे एक्शन करेगी। फिर आपने पढ़ा हैज, है और हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। यहाँ पे मेरे को बताइए बी फॉर्म है क्या? नहीं। यहाँ पे हैज, है और हैड में से कोई दिख रहा है क्या आपको? नहीं। फिर अकेला वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है तो उसका क्या सेंस है? एक वर्ब की थर्ड नहीं, वो वर्ब की सेकंड होती है जब सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट पास्ट सिंपल होता है, तो वो तो मैटर ही अलग है। लेकिन आप मेरे को बताइए, यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो ये क्या है? अब मैं आपको एक बात फिर बता चुका हूं कि आर्टिकल और नाउन के बीच में कौन आता है? अरे बताओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म से एडजेक्टिव बन सकता है कि नहीं बन सकता? क्योंकि वह जब भी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो बी फॉर्म के बाद आ सकती है। अगर बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड आ सकती है तो बी फॉर्म के बाद एडजेक्टिव आता है कि नहीं आता? तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो भी एडजेक्टिव का कार्य कर सकती है और एडजेक्टिव का कार्य ही करती है। ठीक है। अब देखो, हम यहाँ पे इसको क्या बोलोगे? इसको आप क्या बोलोगे? इसी को फ्रेज बोलते हैं। अब मैंने बताया था कि जब भी कोई फ्रेज होती है इसको क्या बोलेंगे? फ्रेज। जैसा कि हम एडजेक्टिव, फ्रेज और क्लोजेज हम पढ़ रहे हैं तो ये फ्रेज है। तो फ्रेज और क्लोज में क्या फर्क रहेगा? क्योंकि इसको क्लोज बनाना तो इसमें आप उनको क्या और ऐड करना है? एक तो टेंस ऐड करना और एक क्या करना है? WH वर्ड करना है, ऐड करना है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ सेलेक्टेड कैंडिडेट का मतलब यहाँ पे सेलेक्ट था कैंडिडेट नहीं है, यहाँ सेलेक्टेड कैंडिडेट का मतलब सेलेक्ट हो चुका, क्योंकि ये देखो तो सही, हो चुका का सेंस इसका मतलब सिलेक्टेड है तो उसका सिलेक्शन हो गया कि नहीं हो गया?
कहीं ना कहीं इसका सिलेक्शन हो गया तो वो कार्य हो चुका है। इसका मतलब क्या हो गया, वो परफेक्ट की तरफ आपको इशारा कर रहा है, परफेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि उसका कार्य हो चुका है। अरे ही इज सिलेक्टेड का मतलब वह सिलेक्टेड है तो उसका सिलेक्शन हो चुका है कि नहीं हो चुका, इसीलिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म जो यहाँ पे इज बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म से उठ के और उसका सेंस क्या दे रहा है, ए सिलेक्टेड कैंडिडेट का मतलब सिलेक्ट हो चुका कैंडिडेट, और ए एजुकेटेड पर्सन का मतलब एक जो पर्सन है जो शिक्षित हो चुका मतलब शिक्षित कैंडिडेट है। समझ रहे हो, सेलेक्टेड कैंडिडेट का मतलब सेलेक्ट चयनित कैंडिडेट, और इस एजुकेटेड पर्सन का मतलब क्या मतलब एक जो शिक्षित पर्सन या शिक्षित आदमी। अब देखियो, अब इसको अपन थोड़ा सा इसमें चेंज करने की कोशिश करते हैं, इसका क्लोज बनाने की कोशिश करते हैं, उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए वही सेम सिस्टम है, ए कैंडिडेट को अपन क्या लेके आएंगे, पहले लेके आएंगे, क्या आ जाएगा ए कैंडिडेट। अब मेरे को ये बताइए, जब कैंडिडेट आ गया तो कैंडिडेट के अनुसार हु आना चाहिए कि विच आना चाहिए, हु आएगा, ए कैंडिडेट हु। अरे एक पर्सन जो क्या है सेलेक्टेड है, सेलेक्टेड है तो क्या आ जाएगा इज, अरे क्या है सेलेक्टेड। अब मेरे को ये बताइए बी फॉर्म है, ठीक है, अब ये बी फॉर्म है तो बी फॉर्म के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है और किसकी बात करती है, और सब्जेक्ट इधर कौन बैठा है, अरे नाउन बैठा है, यहाँ कैंडिडेट है तो यहाँ पे सिलेक्टेड कौन है, एडजेक्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है, ये सिलेक्टेड कौन है, कैंडिडेट है, ठीक है। अब मेरे को ये बताइए ये WH वर्ड और टेंस हटा दूं तो वापस वही रूप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा इसका, तो अपनी बात वही फॉलो हो रही इसके अंदर कि जिस भी अगर क्लोज में से WH वर्ड और टेंस को हम अलग कर देते हैं तो वह क्या बन जाता है, फ्रेज बन जाता है, और उसी फ्रेज को अगर वापस क्लोज बनाना हो तो उसमें WH वर्ड को ऐड करेंगे और किसको ऐड करेंगे, टेंस को ऐड करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, अब एक और एग्जांपल आपको दे रखा है, इसमें देखिए एन एजुकेटेड पर्सन, ये एन है इसकी वजह से आया है। अब यहाँ पे बताओ ए पर्सन, अब यहाँ पे एन पर्सन आएगा कि ए पर्सन आएगा, ए पर्सन। अब पर्सन के अनुसार क्या आएगा, अरे हु आएगा कि नहीं आएगा, हु, और वो कैसा है इज एजुकेटेड, कैसा है शिक्षित। तो अब देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा, वापस इसमें से WH वर्ड और टेंस, ये WH वर्ड और टेंस अगर दोनों आप हटा देते हो तो इसका मतलब वापस क्या बन जाएगा, फ्रेज बन जाएगा। आज की क्लास में हमने देखा कि एक तो WH वर्ड से WH वर्ड क्लोज एंड फ्रेजेस है उसके बारे में हमने देखा, दूसरा देखा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है उससे बना हुआ जो एडजेक्टिव है वो ऑब्जेक्ट की भी बात कर रहा है और वो एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। आर्टिकल और नाउन के बीच में वो आके आर्टिकल और नाउन के बीच में कौन आता है, एडजेक्टिव का यूज होता है। फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना हुआ एक एडजेक्टिव भी देखा जो आर्टिकल और किसके बीच में आता है, नाउन के बीच में आता है। इतना आज हमने देखा, और जो स्टार्टिंग में हमने देखा वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो उस पर थोड़ा सा ध्यान जरूर लगाना क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपके कोई अगर छोटा है, कोई आप किसी का भाई है, किसी के बच्चे हैं तो उनका जो आस लगा कि वो जिस अभियान जिस क्रांति की बात कर रहे हैं वो होना चाहिए। यहाँ पे कोई ये दंगा फसाद नहीं है, ये एक ऑनलाइन क्रांति है जिससे क्या सब पता चले कि थोड़ा अपने सिस्टम में क्या चल रहा है। अरे बताओ 200 आप 200 किसी के आ रहे हो उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो अच्छी बात है क्या, और एक 175 वाला सिलेक्ट हो जाता है तो वो दिक्कत है कि नहीं है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि आज की जनरेशन थोड़ी बिजी ज्यादा है, लेकिन अगर सभी 5-5 मिनट में निकालेंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। और उसमें थोड़ा सा क्या बात में थोड़ा सा दम हो जाएगा, वो दम हो जाएगा तो उसमें थोड़ी बहुत क्या होगी, कार्रवाई होगी। तो अपना अपना सभी अरे डेली स्टेटस बदलते हो, एक स्टेटस कम से कम उस वीडियो का आप लगाओगे ज्यादा से ज्यादा, जितना आप शेयर करोगे मुश्किल से 5 मिनट लगेगी, अरे 5 मिनट लगेगी तो उसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी बढ़ेगी। और दूसरी बात, और 25 को ट्विटर पे आपको ट्वीट करना है, उससे रिलेटेड उसमें जानकारी सारी दे रखी है और आपको ज्यादा उसमें भागीदारी और कोई फैलाने वाला वो सिस्टम नहीं कि वहां पे कोई आपको दंगा फसाद करवाना है। ये एक नॉर्मल है, एक ऑनलाइन सिस्टम है, उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट की जरूरत है और हम आशा करते हैं कि उस पर जरूर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होगी। आज के लेक्चर में इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।